हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो एक बार फिर से मैं आपके चैनल पे आ गया हूँ, मिस्टर फिजिक्स के चैनल पे। तो फटाफट से सभी लोग तैयार हो जाइए। आज का ये हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टी का लेक्चर नंबर 4 होगा। बेसिकली मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में हमने 3 लेक्चर कर चुके हैं, और जो बच्चा ये पहली बार आया है इस चैनल पे वो जाके पीछे की वीडियो देख सकता है। प्लेलिस्ट में सारी वीडियो अपलोडेड है, ठीक है। तो बुक और पेन निकालिए और आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, ये है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का लेक्चर नंबर 4। आज हम लोग सबसे पहला हेडिंग जो पढ़ेंगे टॉपिक, वो है हमारा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। देखिए इसमें क्या है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये कोई इस तरीके का स्फीयर है, ठीक है। इस तरीके का कोई स्फीयर है, इसका वॉल्यूम भी है, कितना है इनिशियल वॉल्यूम भी है। इसके एक यूनिट एरिया पे मैंने फोर्स लगाया F हर साइड से, इधर से भी फोर्स लगाया F और इधर से भी फोर्स लगा F। फोर्स पर यूनिट एरिया भी फोर्स लगाया, तो इसका साइज जो है इस तरीके से हो गया, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि इनिशियल में इसका वॉल्यूम भी था, और जैसे ही इसको फोर्स लगा के कंप्रेस किया गया, इसका वॉल्यूम डिक्रीज होकर कितना हो गया, डेल्टा भी, ठीक है। अब इसके पर यूनिट एरिया पे जो मान लीजिए एरिया ए है, यहाँ पे एक यूनिट एरिया पे इस पर मुझे फोर्स लगाया F, तो फोर्स पर यूनिट क्या हो जाएगा, स्ट्रेस। और कैसा स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, क्योंकि वॉल्यूम में चेंज कर रहा है। अगर लेंथ में चेंज करता तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। और फोर्स पर यूनिट एरिया किसी अगर वॉल्यूम पे अप्लाई कर रहे हैं हम लोग किसी वॉल्यूम पे, तो वो हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। तो बल्क मॉडुलस को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल के से, ठीक है। और इसका फॉर्मूला जो बनता है वो होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। इस तरीके का फार्मूला बनता है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कितना हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, क्योंकि स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। और स्ट्रेन वॉल्यूम के ओरिजिनल लेंथ कितना था भी, और चेंज इन लेंथ कितना हो गया, डेल्टा भी। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमने आपको बताया था होता है डेल्टा भी अपॉन में भी चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप कैसे लिखा जा सकता है, K इजकल टू F भी डिवाइडेड बाई A डेल्टा भी। ये हमारा बन गया बल्क मॉडुलस। क्या बन गया, बल्क मॉडुलस, ठीक है। किसका फॉर्मूला है, बल्क मॉडुलस का। F अपान में A, भी अपान में डेल्टा भी, यानी F डॉट भी डिवाइडेड बाई A डॉट भी, डेल्टा भी। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो ऊपर भी वॉल्यूम है और नीचे चेंज इन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम का यूनिट कैंसिल हो जाएगा, F अपान A मिलेगा, तो ये हो जाएगा न्यूटन m के पावर -2। अगर इसका डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन की, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, फोर्स का mLT -2, और एरिया ऊपर जाता है L का पावर -2, यानी इसका डायमेंशन बन जाएगा हमारा mL के पावर -1 m1, और ये हो जाएगा T के पावर -2। ये हमारा फाइनल डायमेंशन होगा। m के पावर 1, L के पावर -2, T के पावर -2।
ये हमारा है बल्क मॉडुलस का क्या डायमेंशन। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, यही देखिए, दिख रहा है वीडियो में, थोड़ा सा चेक कर ले। हाँ दिख रहा है कि? देखिए मैं क्या करता हूँ, के जो है ये होता है माइनस एफ वी डिवाइडेड बाई ए डेल्टा भी। ये निगेटिव साइन लग जाता है फॉर्मूले में। निगेटिव साइन क्या बता रहा है? निगेटिव साइन ये बता रहा है कि एक यूनिट एरिया पे फोर्स लगाने के बाद बॉडी का वॉल्यूम क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो निगेटिव साइन शोज दैट द वॉल्यूम ऑफ बॉडी इज डिक्रीजेज। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं निगेटिव साइन shows that volume decreases। ये जो हमारा निगेटिव साइन है, निगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि बॉडी का जो वॉल्यूम है फोर्स पर यूनिट एरिया लगाने के बाद वॉल्यूम क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और वॉल्यूम बल्क मॉडुलस जो होता है ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इस दोनों का रेशियो होता है, जिसको हम लोग कहते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसी तरीके से जब मैं आपको पढ़ा रहा था यंग्स मॉडुलस, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस था और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, क्योंकि वहाँ पे लेंथ में चेंज आ रहा था, तो लेंथ में चेंज तो लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूम में चेंज तो वॉल्यूमेट्रिक। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट करिए। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। मैं इरेज करता हूँ, इरेज कर दें। ओके, यहाँ पे इरेज करता हूँ इसे। ये है बल्क मॉडुलस। अब मैं बात करता हूँ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसी में पढ़िए, हेडिंग डाल दीजिए, हेडिंग डालिए इसी में, कंप्रेसिबिलिटी। हेडिंग क्या है? कंप्रेसिबिलिटी। हेडिंग डाल दीजिए कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, हेडिंग क्या है हमारा? कंप्रेसिबिलिटी है। ये जो हमारी कंप्रेसिबिलिटी है इसको डिनोट करते हैं सी से, और ये जो होता है ये रेसिप्रोकल होता है किसका? बल्क मॉडुलस का। ये जो हमने बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ा, ये जस्ट उसी का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि अपोजिट होता है। रेसिप्रोकल मतलब कि जो कंप्रेसिबिलिटी है ये है 1/k, यानी कि बल्क मॉडुलस को हम लोग k से रिप्रेजेंट किया। तो आप लोग पढ़े होंगे क्या कि जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी कि जो इसका रेसिप्रोकल होता है, यही हमारा होता है कंप्रेसिबिलिटी। क्या होता है कंप्रेसिबिलिटी? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये जो हमारा बल्क मॉडुलस का जो रेसिप्रोकल होता है ये हमें बताता है क्या? द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी को जब भी डिफाइन करना होगा, कंप्रेसिबिलिटी को जब भी डिफाइन करना हो आपको, तो उसको बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का क्या कर दीजिए? रेसिप्रोकल कर दीजिए। जैसे ही आप बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का रेसिप्रोकल करते हैं, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। अगर आपको कंप्रेसिबिलिटी चाहिए तो आपको बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल करना होगा। गॉट माय पॉइंट? ओके। अब इसकी अगर यूनिट की बात कर ले हम, यूनिट देखिए
जब बल्क मॉडुलस का यूनिट कितना आया था, एन एम के पावर -2 आया था, एन एम -2, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट, एन के पावर -1 और एम के पावर कितना हो जाएगा 2। इसका पावर 1 है तो -1 नीचे आएगा, तो और ये ऊपर चला जाएगा एम के, तो कितना हो जाएगा एम के पावर 2। ये वाला टर्म एन के पावर -1 और वो वाला टर्म एम के पावर 2। अब इसका डायमेंशन की बात करते हैं, कंप्रेसिबिलिटी की डायमेंशन। जरा सभी लोग डायमेंशन इसका निकालें, चलो डायमेंशन निकालो सभी लोग, डायमेंशन निकालिए इसके जल्दी से, वीडियो को पॉज करके डायमेंशन निकालिए, ठीक है, डायमेंशन निकालिए। ओके, यहाँ पे जरा देखते हैं हमने क्या निकाला था डायमेंशन, एम के पावर 1, एल के पावर क्या था m-1, एल के पावर 1, टी के पावर -2, यह आया था। एल के पावर -1 था और टी के पावर 2 था, तो क्या हो जाएगा इसका डायमेंशन, एम के पावर -1, एल के पावर 1 और टी के पावर 2। जस्ट इसका अपोजिट कर देना है, तो कितना हो जाएगा, एम के पावर -1, एल के पावर 1 और टी के पावर 2, ठीक है। तो ये है डायमेंशन, क्या है, डायमेंशन किसका, कंप्रेसिबिलिटी का, ठीक है। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या है, तो कंप्रेसिबिलिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है इसका अपोजिट क्या है, रेसिप्रोकल। क्या है रेसिप्रोकल, कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। तो कंप्रेसिबिलिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। वीडियो को पॉज करिए और इतना नोट करिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, नोट करिए वीडियो को पॉज करके। चलिए अब मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है, ओके, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे हम लोग, क्या इरेज कर लेते हैं तब बताते हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लगा दीजिए, डक्टाइल मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल। हेडिंग क्या है, न्यूमेरिकल कराएंगे, परेशान ना होइए, न्यूमेरिकल के लिए हमें अलग वीडियो को अपलोड करूँगा, ठीक है। डक्टाइल मटेरियल, अभी थोड़ा सा कंसेप्चुअल है तो कंसेप्चुअल थोड़ा सा पढ़ा लें, ठीक है, तब न्यूमेरिकल पे किया जाएगा। डक्टाइल मटेरियल एंड ब्रिटल मटेरियल, ठीक है। डक्टाइल और ब्रिटल, ये दो मटेरियल हैं, ये दोनों मटेरियल कैसे क्लासिफाई किया जाएगा, मैं आपको कर्व के हिसाब से बताता हूँ। किसके हिसाब से, कर्व पे। देखिए ये मैं कर्व ड्रा कर रहा हूँ, ये है हमारा कर्व स्ट्रेस का और ये हमारा कर्व है स्ट्रेन का, ठीक है। ये है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस आपका वाई एक्सिस पे है और स्ट्रेन है आपका एक्स एक्सिस पे। इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है। इसको बोलते हैं हम, इस तरीके से हमारा ग्राफ बनेगा, ठीक है, इस तरीके से ग्राफ हमारा बनेगा। और ये है हमारा, इसको बोलते हैं ब्रेकिंग पॉइंट, और इसको बोलते हैं हम लोग इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट। देखिए क्या है ग्राफ, जरा समझिए, जैसे जैसे मैं स्ट्रेस बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ता जाएगा इस लिमिट तक। अगर इस रेंज को देखें, इस वाले रीजन को, तो जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ा रहे थे वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ रहा था, यानी स्ट्रेस और स्ट्रेन ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्ट्रेस और यहाँ तक स्ट्रेन, यहाँ तक इलास्टिक लिमिट वैलिड है, ठीक है। मतलब कि जितना मैं फोर्स लगा रहा हूँ उतनी ही बॉडी में लेंथ इंक्रीज हो रहा है,
जैसे जैसे फोर्स बढ़ाया जा रहा है वैसे वैसे लेंथ भी बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है, क्योंकि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब यहाँ क्या देखा गया कि इसके बाद जैसे ही क्रॉस कर रहा है पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है? ब्रेक हो जा रहा है। यानी आप किसी भी बॉडी को एक इलास्टिक लिमिट तक खींच सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि इलास्टिक लिमिट मतलब कि एक ऐसा मैक्सिमम स्ट्रेस जहाँ तक बॉडी को आप खींचेंगे तो टूटेगी नहीं, लेकिन इलास्टिक लिमिट से अगर अधिक जाएंगे तो बॉडी ब्रेक कर जाएगी। तो यहाँ तक तो ठीक था, जैसे जैसे फोर्स लगा रहे थे लेंथ बढ़ रहा था। एक ऐसे लिमिट को हम लोग क्रॉस कर जाते हैं कि वो पॉइंट बॉडी क्या हो जाती है? ब्रेक कर जाती है। तो यहाँ पे आ गया आपका ब्रेकिंग पॉइंट। ठीक है, ठीक इसी तरह से मैं एक और ग्राफ बनाता हूँ। ग्राफ ध्यान दीजिए, ये भी ग्राफ, ये है स्ट्रेस और ये है हमारा स्ट्रेन। ठीक है, ये ग्राफ ऐसे गया और यहाँ ऐसे हो गया। ठीक है, ये है आपका इलास्टिक लिमिट, और ये है आपका ब्रेकिंग पॉइंट। क्या है? ब्रेकिंग पॉइंट। ध्यान से देखिए क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं हम। इस वाले ग्राफ में इलास्टिक लिमिट के बाद ब्रेकिंग पॉइंट ज़्यादा है, और इस वाले ग्राफ में इलास्टिक लिमिट के बाद ब्रेकिंग पॉइंट क्या है? बहुत कम है। जैसे क्या होता है कि कोई चीज़ मैं लेता हूँ ऐसे, ठीक है, जैसे आप लोग देखे होंगे डेयरी मिल्क वगैरह आता है, उसको ऐसे ऐसे तुरंत करने पे क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। जल्दी से ऐसे है, ऐसे किए तुरंत टूट जाता है। तो मतलब कि इलास्टिक लिमिट के बाद एकदम पास में यहीं पे क्या होता है? ब्रेकिंग पॉइंट, एकदम पास ही में ब्रेकिंग पॉइंट होता है। मतलब जैसे ऐसे खचाक ऐसे किए, खचाक से टूट गया। ठीक है, तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या कि इसका ब्रेकिंग पॉइंट क्या है? बहुत कम होता है। कहाँ से? इलास्टिक लिमिट्स। इस वाले ग्राफ में क्या है कि ब्रेकिंग पॉइंट ज़्यादा है, और इस वाले ग्राफ में क्या है? ब्रेकिंग पॉइंट कम है। तो जो चीज़ आसानी से ब्रेक कर जाती है, मतलब कि इलास्टिक लिमिट के बाद उसका ब्रेकिंग पॉइंट बहुत कम है, और इस वाले रीजन में ब्रेकिंग पॉइंट अधिक है। यानी कि कुछ तरह से यही है, इसको तोड़ना है, तोड़ फोर्स लगा रहे हैं, से नहीं टूटा नहीं टूटा। एक ऐसा ज़्यादा फोर्स यानी कि इलास्टिक लिमिट के बाद बहुत ज़्यादा खींचने के बाद यानी इसका क्या होता है? ब्रेकिंग पॉइंट बहुत अधिक होता है। तो देखिए, द materials which has a large plastic range is called ductile material. यानी जिस मटेरियल्स के पास प्लास्टिक रेंज अधिक है, ये प्लास्टिक रेंज क्या है? अधिक है। प्लास्टिक रेंज यानी प्लास्टिक बॉडी क्या होती है? जो आसानी से अपने शेप और साइज को रिगेन नहीं करती है। यानी बॉडी के टूटने का बहुत ही लार्ज वैल्यू है। क्या है? लार्ज प्लास्टिक, यानी लार्ज रेंज है इसका। मतलब यह जल्दी से अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आना नहीं चाहता है। ये जो है तुरंत ब्रेक कर जा रहा है। इसका प्लास्टिक रेंज क्या है? बहुत कम है। क्या है? बहुत कम है। ठीक है, तो ये हो गया ये। अब जिस बॉडी के पास द मटेरियल which has very less plastic range is called brittle material. क्या है? brittle material। यानी जिस मटेरियल का प्लास्टिक रेंज अधिक होता है उस मटेरियल को हम लोग कहते हैं डक्टाइल मटेरियल,
और इसमें प्लास्टिक रेंज की ब्रेकिंग पॉइंट क्या होता है, अधिक होता है। इस मटेरियल में क्या होता है कि प्लास्टिक रेंज बहुत कम होता है, यानी कि इलास्टिक लिमिट के पास ही ब्रेकिंग पॉइंट होता है, और इसमें थोड़ा सा दूर होता है। तो इसके आसानी से शेप और साइज में आने में, ओरिजिनल शेप साइज आने में क्या होता है, नहीं आना चाहता है और ये जल्दी से टूट जाता है। ठीक है, नोट करिए इसको, ब्रेकिंग पॉइंट को। और इलास्टिक लिमिट है आपका, फिर ये डक्टाइल और ब्रिटल। ठीक है, नोट कर लीजिए। ओके, अगर इसका एग्जाम्पल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एग्जाम्पल में कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम, ETC। ठीक है, तो कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम आप लिख सकते हैं इसके एग्जाम्पल में। और इसके एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा कास्ट आयरन, क्या हो जाएगा, कास्ट आयरन। नोट कर लीजिए, कास्ट आयरन है। ग्लास आ जाएगा, एग्जाम्पल दिया है बुक वगैरह में। ठीक है, कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम, कास्ट आयरन और ग्लास, यानी जिस मटेरियल का प्लास्टिक रेंज कम है उसको कहेंगे ब्रिटल मटेरियल, और जिस मटेरियल का प्लास्टिक रेंज अधिक है उसको कहेंगे हम लोग डक्टाइल मटेरियल। क्लियर है? नोट करिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट करिए। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, इरेज कर दें। ओके, देखिए जरा ध्यान से, क्वेश्चन के लिए परेशान न होइए। क्वेश्चन के लिए मैं थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट है, इसको सोच रहा हूँ कवर कर दूँ, फिर आगे न्यूमेरिकल आपको मैं कराऊंगा। अभी जस्ट इस लेक्चर में थोड़ा थ्योरी पूरा क्लियर कर लें, क्योंकि जब तक थ्योरी आपको क्लियर नहीं होंगे आपसे न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ पहले आपको थ्योरी क्लियर करा दूँ पूरा, उसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे तो न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ओके, तो आप न्यूमेरिकल से परेशान नहीं, मैं भी न्यूमेरिकल कराऊंगा अभी। ठीक है, अच्छे न्यूमेरिकल कराएंगे, थोड़ा सा थ्योरी पार्ट पढ़ा ले मेरे प्यारे बच्चों। ओके, हेडिंग डालिए अब, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर मेटेलिक वायर, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर मेटेलिक वायर। ठीक है, इस क्या है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है फॉर मेटेलिक वायर। कोई वायर है मेटल का, उसके लिए हम लोग स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व देखेंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन। ठीक है, देखिए मैं कर्व बनाता हूँ, जरा ध्यान से देखिए इस कर्व को। ये है हमारा स्ट्रेस और ये है हमारा स्ट्रेन। ठीक है, देखिए ऐसे मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ यहाँ तक, ऐसे, ठीक, ऐसे, ठीक है, और फिर ऐसे। ये हमारा एक ग्राफ हुआ। ध्यान से समझिए इसको। ठीक है, देखिए ऐसे लाइन जब सीधी जा रही है ऐसे, यहाँ पे क्या है कि जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ रहा है वैसे वैसे स्ट्रेन क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। देखिए जैसे जैसे मैं स्ट्रेस बढ़ाता जा रहा हूँ वैसे वैसे स्ट्रेन क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यानी इस पॉइंट तक देखा जाए तो ये हमारा क्या है, इस ये वाला जो शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, इलास्टिक बिहेवियर। क्या शो कर रहा है, इलास्टिक बिहेवियर। इलास्टिक बिहेवियर का मतलब कि जैसे जैसे स्ट्रेस लग रहा है, जैसे जैसे मैं खींच रहा हूँ, फोर्स लगाते जा रहा हूँ,
वैसे वैसे क्या देखने को मिल रहा है, स्ट्रेन देखने को मिल रहा है। क्या मिल रहा है, स्ट्रेन मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ तक क्या हो रहा है आपका, ये है इलास्टिक, ये है हमारा प्रोपोर्शनलिटी, क्या है, प्रोपोर्शनलिटी इलास्टिक, ठीक है। यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी प्रोपोर्शनलिटी इलास्टिक लिमिट यहाँ तक। और इस पॉइंट को देखा जाए, इस वाले को, तो ये है हमारा क्या, इलास्टिक लिमिट, क्या है, इलास्टिक लिमिट। और इसी इलास्टिक लिमिट को हम दूसरा नाम से जाने जाते हैं, यील्ड पॉइंट। क्या होता है, यील्ड पॉइंट, ठीक है। यहाँ तक इलास्टिक बिहेवियर शो हो रहा था। जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ रहा था वैसे वैसे स्ट्रेन भी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। यहाँ पे क्या हुआ कि इलास्टिक लिमिट यहाँ तक तो ठीक था, ये प्रोपोर्शनलिटी, फिर यहाँ इलास्टिक लिमिट, इसके बाद इसमें फ्रैक्चर आने लगे, यानी यहाँ पे जाके क्या हो गया, फ्रैक्चर पॉइंट है। इसी फ्रैक्चर पॉइंट को हम लोग कहते हैं क्या, ब्रेकिंग पॉइंट। क्या कहते हैं, ब्रेकिंग पॉइंट। और ये पूरा का पूरा रीजन, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रीजन है, ये शो कर रहा है प्लास्टिक बिहेवियर को। किसको, प्लास्टिक बिहेवियर। प्लास्टिक बिहेवियर मतलब कि अब बॉडी अपने ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं आ पाएगी। इलास्टिक तक रहती तो अपनी ओरिजिनल लिमिट में, ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाती थी, लेकिन जैसे ही इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करेगा, इसमें प्लास्टिक बिहेवियर शो करना स्टार्ट करेगा। और यही प्लास्टिक बिहेवियर क्या बताएगा, ब्रेकिंग पॉइंट। और इसी ब्रेकिंग पॉइंट को हम लोग कहते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। तो देखिए, अगर मैं यहाँ से देखूँ, स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, स्ट्रेन है। जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ रहा है वैसे वैसे स्ट्रेन भी बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से लेके यहाँ तक के रीजन में अगर इसको ए मान लूँ और इसको बी मान लूँ, ए बी और यहाँ सी मान लूँ, तो ए से सी वाले में क्या हो रहा है, ए से सी वाले देखिए, ए सी वाले में, ए से सी वाला जो है, इसमें क्या हो रहा है, हुक्स लॉ ओबे कर रहा है, क्योंकि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन एंड हुक्स लॉ इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस है स्ट्रेन। हुक्स लॉ के अनुसार स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, स्ट्रेन के। तो क्या यहाँ ए से सी वाले रीजन में हुक्स लॉ ओबे करेगा, क्या करेगा। ये है आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर मेटेलिक वायर। नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट करिए जल्दी से, ठीक है। तो ये है हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व किसके लिए, किसी भी मेटल वायर के लिए। इरेज कर दे इसको, ठीक है, इरेज कर देते हैं। अब यहाँ से ले लेते हैं थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल, एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा एक छोटा सा न्यूमेरिकल हो जाए। देखिए न्यूमेरिकल क्या दिया है, न्यूमेरिकल क्या दिया है, क्वेश्चन देखिए क्या पढ़ दिया है, द प्रेशर ऑफ ए मीडियम। लिखिए क्वेश्चन लिखिए, द प्रेशर ऑफ ए मीडियम, क्वेश्चन लिखिए, द प्रेशर ऑफ ए मीडियम, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। द प्रेशर ऑफ ए मीडियम इज change from 1.01 into 10 के पावर 5 1.0 10 के पावर 5 पास्कल टू 1.06, क्या दिया है 1.165 लिखिएगा, 1.165 इंटू 10 के पावर 5 पास्कल एंड चेंज इन वॉल्यूम
and change in volume 10%, change in volume 10%, keeping temperature constant, keeping temperature constant, टेम्परेचर क्या रखा गया है, कांस्टेंट रखा गया है। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द बल्क मॉडुलस ऑफ द मीडियम, फाइंड द बल्क मॉडुलस ऑफ द मीडियम, फाइंड द बल्क मॉडुलस ऑफ द मीडियम। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन रीड करिए, क्वेश्चन क्या दिया है कि द प्रेशर ऑफ ए मीडियम इज चेंज्ड फ्रॉम 1.01 × 10⁵ पास्कल्स टू 1.165 × 10⁵ पास्कल एंड चेंज इन वॉल्यूम 10%, कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, फाइंड द बल्क मॉडुलस ऑफ द मीडियम। पहले बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला लिखते हैं। क्या होता है बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला, K = FV डिवाइडेड बाई A डेल्टा V, यानी हमने इसी को लिखा क्या, K = F/A डेल्टा V/V। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए, ये जो हमारा बल्क मॉडुलस K है ये F/A और ये डिवाइडेड बाई डेल्टा V/V होता है फॉर्मूले के अनुसार। तो क्या मैं F/A को लिख सकता हूँ प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो इस फोर्स अपॉन एरिया को मैं क्या प्रेशर लिख सकता हूँ, और ये प्रेशर में चेंज हो रहा है यानी कि डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा V/V लिखा जा सकता है कि नहीं। डेल्टा, इस पूरे को क्या मिल गया, डेल्टा P अपॉन डेल्टा V/V। अब देखिए यहाँ से क्या निकल जाएगा, प्रेशर कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, इस यहाँ से यहाँ, यानी कि 1.165 में से माइनस कर दो 1.01, तो कितना मिल जाएगा हमें 5 और ये हो जाएगा 0 × 10⁵, यानी कि हमारा जो पास मिलेगा ये 0.155 × 10⁻, कितना हो जाएगा 5 और डिवाइडेड में वॉल्यूम कितना दिया है 10%, यानी 10% को क्या मैं लिख सकता हूँ 0.1 लिख सकते हैं। 10% क्या होता है 10/100, तो 10/100 क्या हो जाएगा 0.1, क्या हो जाएगा 0.1, और यहाँ से आपकी K की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे बल्क मॉडुलस कितना आएगा, नोट कर लीजिए। रिजल्ट इसका आंसर आ रहा है आपका 1.55 ही आएगा, 1.55 तो 10⁴ पास्कल। ठीक है, ये है आपका आंसर, नोट कर लीजिएगा। डेल्टा V/V कितना का चेंज हुआ है 10% दिया तो है, चेंज इन वॉल्यूम 10%, यानी जब इनिशियल जो डेल्टा V चेंज हुआ है ये 10% किसका चेंज हुआ है, इनिशियल वॉल्यूम का। जो डेल्टा V है ये इनिशियल वॉल्यूम का कितना चेंज हुआ है 10%, तो क्या इसको लिख सकते हैं डेल्टा V/V 10% लिख सकते हैं, वही हमने लिखा 10% को 0 पॉइंट, नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया। तो आज का लेक्चर जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 था मैकेनिकल बॉडी सॉलिड का। ठीक है, अब इसके आगे जो है हम लोग न्यूमेरिकल्स के पार्ट करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थ्योरी भी थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है, क्योंकि थ्योरी क्लियर है तो न्यूमेरिकल लग जाएगा। ठीक है, तो मैं प्रयास करूंगा कि आपको थ्योरी पहले क्लियर करा दूं, उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करिए मन से।